वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अब एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है भूगोल। भूगोल में भी हम शुरू करेंगे क्या? भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। चैप्टर 1 सामान्य परिचय से है, जनरल इंट्रोडक्शन। तो भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में क्या है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो है, इसी को भारतीय मानक समय माना गया है। देशांतर और अक्षांश ये आपको पता होना चाहिए। तो 82.5 डिग्री पूर्व जो है ये क्या है? देशांतर जो है, इसको माना गया भारतीय मानक समय। ठीक है। अगला स्टेटमेंट ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। किसका भाग था भैया? पहले ये भारतीय महाद्वीप पूर्व में ये गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना लैंड का भाग था भारतीय उपमहाद्वीप। फिर ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी, जो ये पूर्व में मूलतः किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। फिर अगला स्टेटमेंट है ग्रीनविच माध्य समय, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच कहाँ पर है सर? ये लंदन में है। तो इसी को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय माना गया है। तो ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय यानी कि आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कितना आगे है? हम 5.5 घंटे आगे हैं। कितना आगे हैं? 5.5 घंटे आगे। ठीक है। तो ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी से भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटे आगे रहता है। आगे देख लेते हैं अगला स्टेटमेंट। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? तो भारत देश की जो अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, थल सीमा किसके साथ है? वह है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, 4096 किलोमीटर के आसपास हमारे देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। ठीक है, मुद्रा है टका। आगे देख लेते हैं। भारत उग्र कटिबंधी उग्र उष्ण कटिबंधीय भारत उग्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित कहाँ पर है? कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट कौन सा है? जो तमिलनाडु वाला जो तट होता है उसी को बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। जो तमिलनाडु वाला तट है उसी को बोलेंगे तो कोरोमंडल तट। तो उग्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित कहाँ पर है? किस क्षेत्र में है? कोरोमंडल तट पर है, पश्चिम बंगाल की खाड़ी की तरफ। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का कितना हिस्सा है? 30%। 30% हमारे यहाँ क्या है? पर्वत है। कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? 30%। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा नगर अवस्थित है? तो एग्जाम में ऑप्शन रहा होगा तो आइजोल, जो कि मिजोरम की राजधानी है। आइजोल ये जो है कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। आपको पता होना चाहिए कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कौन? कर्क रेखा। और जो मिजोरम है वो उसके उत्तर में अवस्थित है। उन 8 राज्यों का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। भारतीय राज्यों की सामान्य सीमा, भारतीय राज्यों की जो सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और जो बांग्लादेश के साथ हैं वो कितने? 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सामान्य सीमा जो है कॉमन बॉर्डर है पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ 4096 किलोमीटर है और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की बॉर्डर सीमा रेखा है भारत देश के साथ। आगे देख लेते हैं। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिण सीमा रेखा का निर्धारण कौन करती है? देखिए, गंगा का जो ऊपरी मैदान है इसकी जो दक्षिण सीमा रेखा है, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है कौन? यमुना नदी। यमुना नदी आपको पता ही होगा, दिल्ली जिसके किनारे है, आगरा शहर यमुना के किनारे है। तो गंगा के ऊपरी मैदानों की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है यमुना नदी, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी मानी जाती है यमुना नदी। चुम्बी घाटी कहाँ पर है? चुम्बी घाटी जो है ये सिक्किम और तिब्बत के मध्य है। चुम्बी घाटी सिक्किम वही जिसकी राजधानी है गैंगटोक। तिब्बत चीन का हिस्सा है। ये चैनल वो भारत को अलग करता है। देखिए 8 डिग्री चैनल जो ये भारत को अलग करता है मालदीव से। मालदीव की राजधानी है माले।
मालदीव की राजधानी है माले और मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है क्या? 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल, यानी कि भारत और मालदीव को अलग करता है क्या? 8 डिग्री चैनल। नेपाल के साथ सामान्य सीमा है किसकी? देखिए नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में ही दक्षेस का मुख्यालय है। काठमांडू में ही दक्षेस का मुख्यालय है, इस चीज को भी याद रखना है। 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा हमारी है किसके साथ? नेपाल के साथ। गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच में क्या स्थित है? मालाबार तट। मालाबार तट वही जो केरल वाला क्षेत्र होता है, केरल वाला जो बॉर्डर है, समुद्री सीमा है, वही क्या कहलाता है? मालाबार तट। तो गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच में जो स्थित है उसको बोलते हैं मालाबार तट। खासकर ज्यादातर हिस्सा इसमें किसका आएगा? केरल वाला हिस्सा आएगा। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है, यहीं पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, रॉक मेमोरियल। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की स्थल सीमा जो है ये 7 देशों से लगती है। ठीक है, कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है भारत की स्थल सीमा। 7 देशों से लगती है भारत की स्थल सीमा। ठीक है, भारत अवस्थित है कहाँ पर? अवस्थित है भारत, तो भारत जो ये अक्षांश अगर देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की बात करेंगे, देशांतर अगर ऐसे ऐसे बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ये क्या है? देशांतर है। ठीक है, ये हो गया भारत की अवस्थिति। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई और डाउट हो तो। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, ये प्रवालों से उत्पन्न हुआ ऐसा माना जाता है, प्रवाल से। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। यहाँ मलयाली भाषा बोली जाती है, मलयाली भाषा बोली जाती है। और इनका हाई कोर्ट है एर्नाकुलम हाई कोर्ट। केरल का जो हाई कोर्ट है वही इनका भी कॉमन हाई कोर्ट है लक्षद्वीप का। तो राजधानी है कवारत्ती। ठीक है, ये प्रवाल उत्पत्ति का है ऐसा माना जाता है। ये द्वीप ये केरल के पश्चिम में है। भारतीय प्रामाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय लंदन में कितना अंतर पाया जाता है? तो 5.5 घंटे का, उसको मैं बता चुका हूँ। असोम कुल मिलाकर के कितने राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो 7 राज्यों से घिरा हुआ है असम। असम की राजधानी है दिसपुर। दिसपुर और हाई कोर्ट है गुवाहाटी। गुवाहाटी। ठीक है, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अभी हाल ही में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे। ठीक है, तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, 70 विधानसभा सीटें हैं और ये संघ शासित क्षेत्र है। ठीक है, दिल्ली। अब पेज नंबर 49 कंटिन्यू करते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये पूरी दुनिया का कितना है? 2.42%। पूरे संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है। लेकिन यहाँ पर लगभग 16.5% यानी कि लगभग 17% के आसपास जनसंख्या निवास करती है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित कहाँ है? कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम दक्षिणी पश्चिमी भारत में, यानी कि केरल के पश्चिम में। केरल के पश्चिम में स्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य
ये किसके मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के बीच। मन्नार की खाड़ी भी इन्हीं के बीच है, भारत एवं श्रीलंका के बीच में। पाक जल डमरू मध्य, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। ठीक है। नया राज्य बना है कौन सा? तेलंगाना। 2 जून 2014 को ये 29वां राज्य बना था। ठीक है। तेलंगाना इसकी राजधानी है हैदराबाद। वर्तमान में यहाँ पर 33 जिले हैं, 33। अब आगे देखते हैं। भारत अगला चैप्टर है पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे। देखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? देखिए, भारत अगर पूछे कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, उसे बोलेंगे माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन। इसका दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन ये भारत में भी स्थित है नहीं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हम इसे मानते हैं अपना, लेकिन वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। ये पीओके, पाक अधिकृत क्षेत्र वाले हिस्से में है। तो अगर ये पूछे कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो केटू या गॉडविन ऑस्टिन। अगर ऐसा पूछे कि भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो नाम आ जाएगा कंचनजंगा का। कंचनजंगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। एनसीईआरटी भी बताती है भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कंचनजंगा और भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी गॉडविन ऑस्टिन या केटू। कंचनजंगा सिक्किम में, ठीक है। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी। अब यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में जिंदागाड़ा नहीं था, इसलिए क्या आंसर आ गया? महेंद्रगिरी। लेकिन जिंदागाड़ा सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की, जिंदागढ़ा पीक। ठीक, ऑप्शन ना होने पर महेंद्रगिरी। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम देखेंगे, सबसे ऊपर क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, फिर शिवालिक। KLJPS, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इस तरीके से है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है। ठीक है। हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम। हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद ग्लेशियर पूछा है। सबसे लंबे की बात कही है, तो सबसे लंबा ग्लेशियर क्या है? हिस्पर ग्लेशियर। हिस्पर जो ग्लेशियर है। सबसे बड़ा पूछे तो गंगोत्री, लेकिन सबसे लंबा पूछे तो हिस्पर। भारत में हिमालय पर्वत की चोटियां कौन कौन सी हैं? नंगा पर्वत भी है, कामेट भी है। ठीक, नंगा पर्वत तो सबसे उत्तर में है, सुदूर एकदम उत्तर पश्चिम में। हिमालय समझिए इस तरीके से शुरू होता है, यहाँ से इस तरफ नंगा पर्वत है, इस तरफ क्या है? अरुणाचल प्रदेश के पास क्या है? जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है, नामचा बरवा। यहाँ पे नामचा बरवा है सबसे पूर्व में, और सबसे यहाँ पश्चिम में क्या है? उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत। भारत में हिमालय पर्वत की चोटियाँ कैसी हैं? बता चुका हूँ, नंगा पर्वत, कामेट। पर्वत श्रेणियों का जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। देखिए, ये उल्टा पहली बात तो लिखा ही था ये क्वेश्चन में, दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं। दक्षिण से उत्तर की ओर तो ऐसे रहेगा ना, ये क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। KLJPS याद रखना, उत्तर से दक्षिण है। नोकरेक चोटी, ये कहाँ पर है? नोकरेक चोटी जो है ये मेघालय में है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है, बादलों का अगर इसके नाम से मालूम पड़ रहा। पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई के घटते क्रम, अगर सबसे ऊंचा क्या है? एवरेस्ट है, कंचनजंगा सिक्किम में है, एवरेस्ट नेपाल में है, मकालू, धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत। सबसे ऊपर माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, मकालू, फिर धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन क्या था? सेंट्रल हाईलैंड्स।
तो जी हाँ, सेंट्रल हाईलैंड जो होता है ये अरावली सबसे दुनिया के सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन पीक, सबसे सबसे पुराना पर्वत, सबसे प्राचीन पर्वत अरावली। ये अरावली से घिरा है केंद्रीय उच्च भूमि और उसके पश्चिमी भाग में क्या है, मालवा का पठार है। मालवा का पठार कुछ हिस्सा राजस्थान में, अधिकतम हिस्सा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है मालवा। और अरावली के बारे में देखना, सबसे पुरानी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है आपका ये अरावली। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली ये सब तो फैला हुआ है। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, इसको आप कमेंट सेक्शन बताइए। पर्वत श्रेणियों में से विंध्याचल श्रेणी जो है, विंध्याचल श्रेणी जो है गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है। कौन सी? तो विंध्याचल जो है ये गंगा के मैदान और दक्कन पठार, यानी देखो बीच में, अगर इस तरीके से मैप है तो विंध्याचल कुछ इस तरीके से बीच में है। विंध्याचल श्रेणी जो है वो क्या करती है, भारत को दो भागों में डिवाइड करती है, तो गंगा के मैदान में और नीचे दक्कन के पठार को डिवाइड कर देती है दो पार्ट में। लिपू लेख दर्रा कहाँ पर, उत्तराखंड में है। माणा, नीति, लिपू लेख, ठीक है, ये सब कहाँ पर है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। वर्तमान में 13 जिले हैं। ठीक है, उत्तराखंड आज़ादी के बाद आज़ाद भारत में यूसीसी लागू करने वाला पहला देश बना है, पहला राज्य बना है, सॉरी। ठीक है, यूसीसी यानी समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, असम में है। मिकिर पहाड़ियाँ ये असम में है। असम की राजधानी दिसपुर, हाईकोर्ट है गुवाहाटी। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, जो पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग है, यानी तमिलनाडु के आसपास, तो क्या बोलोगे, कोरोमंडल तट। तो क्या है, कोरोमंडल तट है, मालाबार तट है, इस चीज को याद रखना है आपको। हिंद महासागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अरब सागर। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पूर्वी पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है ये अटल टनल पार करती है। हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं, उसमें से जो पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है इसी को अटल टनल क्या करती है, पार करती है। अटल टनल आपने सुना होगा। पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी, अभी आपने देखा काराकोरम सबसे उत्तर में, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, फिर शिवालिक। ठीक है, तो ये जो पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है इसको अटल टनल पार करती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्या है, मारवाड़ है। पश्चिमी भाग में क्या है, मारवाड़ है। पूर्वी भाग में क्या है, मालवा का पठार। मारवाड़ वाला वही क्षेत्र है, जैसे जोधपुर वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, मारवाड़ के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, जोधपुर, बेसिकली जोधपुर का ध्यान रखना है मारवाड़ के क्षेत्र में। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी भी कहते हैं। हाईकोर्ट भी जयपुर में है। राजस्थान में अब 41 जिले हैं, पहले 50 जिले थे, लेकिन यहाँ के जो सीएम थे भजन लाल शर्मा ने जिलों की संख्या कम कर दी, रीशफलिंग हो गई जिलों की, और हो गए वर्तमान में कितने, 41 राजस्थान। जवाहर सुरंग का जो निर्माण है वो किस दर्रे में किया गया है, तो जवाहर सुरंग का निर्माण जो ये जम्मू कश्मीर में किस दर्रे के अंतर्गत, बनिहाल दर्रा। दक्कन ट्रैप पठार का गठन कब कैसे हुआ था, क्रिटेशियस काल में। एक युग है वो, ठीक है ना, आपको बताया जाएगा डिटेल में जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। अभी फिलहाल हम पीवाईक्यू कवर कर रहे हैं। दक्कन ट्रैप पठार जो इसका गठन हुआ था क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल। बस आपको बताया दक्कन ट्रैप पठार गठन क्रिटेशियस काल में। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत यानी 2000 मीटर से अधिक ये किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है, सिक्किम का है। तो सिक्किम जो राज्य है इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत कितना है, वहां पे ऊंचाई 2000 मीटर से भी अधिक है। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक, यहाँ पर 6 जिले हैं। ठीक है, 6 जिले हैं। ठीक, कन्या और गैंगटोक यहाँ पे यहाँ क्या है, हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट भी है, गैंगटोक हाईकोर्ट भी है। सिक्किम में पहला रेलवे स्टेशन बना था रंगपो या रांगपो, इसको भी नहीं बोलना है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, तो कार्डमम पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ जो है ये क्या, कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ। कन्याकुमारी में क्या है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ठीक है,
फूलों की घाटी कहाँ पर है? गढ़वाल हिमालय में। चमोली को कहा जाता है वैसे तो फूलों की घाटी, वहाँ पे गढ़वाल हिमालय में आपका है। उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक आपका कुमाऊँ, एक गढ़वाल। तो गढ़वाल हिमालय में स्थित है क्या? फूलों की घाटी यानी चमोली। यहीं पर क्या है? जोशीमठ है। जोशीमठ, जहाँ पर जो 4 धाम है उसमें से एक यहाँ माना जाता है, हालांकि इसका अब क्या नाम हो गया? ज्योतिर्मठ। इसका अब नाम हो गया ज्योतिर्मठ। ठीक है, चलिए। कुल्लू एवं स्पीति घाटी को कौन जोड़ता है? कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ठीक है, शिमला। और हिमाचल प्रदेश में एक जनजाति है गद्दी जनजाति, गद्दी, इसको भी याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला बता दिए। हिमाचल प्रदेश में ये कुल्लू स्पीति घाटी, मनाली, कुल्लू, स्पीति, सब रोहतांग दर्रे में। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 12 जिले हैं। बगल में उत्तराखंड है, वहाँ 13 जिले हैं। केरल में 14 जिले हैं। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर। कोसी मैदान के समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो क्या है? 100 मीटर। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक। ठीक, आगे देख लेते हैं। भारत की जो दक्षिणतम पर्वतमाला है उसका क्या नाम है? इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमम हिल्स। दक्षिणतम पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला, पर्वतमाला यानी पर्वतों की श्रृंखला, इलायची की पहाड़ियाँ। थार क्षेत्र वो आपका राजस्थान में विस्तृत है। थार रेगिस्तान है, डेजर्ट है। आपको पता होना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला जो रेगिस्तान है वो कौन सा है? थार क्षेत्र, थार रेगिस्तान है। थार क्षेत्र का जो रेगिस्तान है पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुलाबी नगरी, 41 जिले वर्तमान में। ठीक है, जयपुर में ही हाई कोर्ट भी, सॉरी जोधपुर हाई कोर्ट है, थोड़ा सी गलती यहाँ पर हो गई। पिछली बार में जोधपुर, यहाँ पर राजस्थान में जो हाई कोर्ट है उसका नाम है जोधपुर, जोधपुर हाई कोर्ट, सॉरी। ठीक है ना, आप पीछे करेक्शन कर लीजिएगा। छोटा नागपुर का अधिकांश जो भाग है वो झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। छोटा नागपुर का अधिकांश भाग ये झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ है वर्तमान में 24 जिले। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। ठीक है, झारखंड, इसकी स्थापना हुई थी बिहार से अलग करके 15 नवंबर 2000 को। और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थी। हिमालय का पर्वत पदी क्षेत्र, इसे तराई नाम से भी जाना जाता है। तो हिमालय का जो पर्वत पदी क्षेत्र है, पर्वत जमीन क्षेत्र नीचे, वो क्या बोलते हैं? तराई कहते हैं, तराई वाला क्षेत्र। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट। सह्याद्री श्रेणी बराबर पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। यहाँ पे जो एक चोटी है उसका नाम है कलसूबाई, कलसूबाई, इसको याद रखना है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था। हिमालय के उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? एक सर्वेक्षक था, उसका नाम था एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट, उसी के नाम पे पड़ गया माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। भारत में उम्र में, इसे नेपाल में क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं सागर मथा, सागर मथा कहते हैं इसे, नेपाल में है भी ये। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान क्या है? मध्य गंगा का मैदान। भारत में उम्र में सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी पर्वत श्रेणी? अरावली श्रेणी। ठीक है, वह भारतीय पर्वतीय क्षेत्र श्रृंखला, तो भारतीय पर्वतीय श्रृंखला जिसके 2 ढलानों पर 2 असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, अरावली। ठीक है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, धूपगढ़। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर। अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ तक पहुंची। यहाँ तक रायसीना पर्वत, यहाँ राष्ट्रपति का भवन है, ये अरावली का ही पार्ट है। इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है?
केरल में। ठीक है, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। एर्नाकुलम हाई कोर्ट है, एर्नाकुलम। 14 जिले हैं यहाँ पर। 12 जिले कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। 13 जिले उत्तराखंड में। 14 कहाँ? केरल में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? जम्मू कश्मीर राज्य में। तो बस सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, पता नहीं क्या स्टेटमेंट था ये। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है और दुनिया का? तो माउंट एवरेस्ट। 8,848.86 मीटर एग्जैक्ट अब लंबाई इसकी ऊंचाई है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हिमालय की पर्वत श्रेणी, हिमालय पर स्थित है और ये नेपाल में है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है उसका नाम है नाथुला। सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा जो 4 ऑप्शन में दिया गया, नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम में एक दर्रा और है वहीं पर सिक्किम में ही, उसका नाम है नकुला। नकुला। और सिक्किम में ही आपका पता है 6 जिले हैं, गैंगटोक राजधानी है, गैंगटोक ही हाई कोर्ट भी है। ठीक, रांगपो वहाँ का पहला एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। सिक्किम नदी वहीं के चुंगथांग पहाड़ी से निकलती, सॉरी सिक्किम नदी नहीं, तिस्ता नदी वहीं के चुंगथांग पहाड़ी से निकलती है। तिस्ता तिस्ता और तिस्ता नदी जल विवाद किस 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 देश के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। इंडिया बांग्लादेश। ठीक है, तिस्ता नदी जल विवाद है। आगे देख लेते हैं। वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती, बता चुका हूँ, नीलगिरी की पहाड़ी। कमेंट सेक्शन में बताइए आप, नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट का मैंने आपको बता ही दिया। ऑप्शन के हिसाब से सबसे ऊंची तो कौन सी है? जिंदागाड़ा। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो महेंद्रगिरी। भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग गिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी। भू आकृति के हिसाब से देखा जाए तो बिहार राज्य जो उत्तर पश्चिमी भाग है सोमेश्वर पहाड़ी से गिरा है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री। महाराष्ट्र में कितने जिले हैं? 36 जिले हैं। राजधानी मुंबई है। ठीक है, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। यहाँ पे 31 जिले हैं। ठीक है, 31वां जिला बना था विजयनगर। आगे देख लेते हैं। भारत में सर्वोच्च शिखर पर्वत है तो गॉडविन ऑस्टिन या केटू। अगर ये पूछा कि भारत में स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है सिक्किम में। हिमालय का पर्वत प्रदेश है शिवालिक, तराई क्षेत्र भी उसे कहते हैं। ठीक है ना। शिवालिक श्रेणी का नाम निर्माण किससे हुआ था? सीनोजोइक काल में हुआ था। सीनोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ था। सीनोजोइक ये समय काल है, सीनोजोइक काल में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत ये भी निर्मित हुए थे सीनोजोइक महाकल्प में। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सीनोजोइक महाकल्प में। और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत, प्रायद्वीप क्या होते हैं? 3 तरफ से अगर पानी से घिरा हुआ है उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, कोई भी भूभाग अगर 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ उसे बोलते हैं क्या? प्रायद्वीप। तो जो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए थे सीनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर का पठार ये एक अग्रगंभीर है। ठीक है, अग्रगम एक फॉल्ट है ये। छोटा नागपुर का पठार एक अग्रगंभीर है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। देखिए डिटेल में हमने पढ़ाने की कोशिश की थी लेकिन वीडियो पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों को ये लगता है कि सिर्फ पढ़ा करके आगे बढ़ा दिया जाए। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप हमारा टेलीग्राम, आप हमको कॉन्टैक्ट करिए। जो पेड चैनल है, पेड टेलीग्राम चैनल, उस पर हम लोग क्लासेस वहाँ पे क्लास करा रहे हैं और डिटेलिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि डिटेल उनको भी पढ़ाया जाए जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। तो जो भाबर क्षेत्र है, भाबर कादर आपने जाना होगा। तो शिवालिक जो शैल समूह है उसमें दक्षिण में जो भाबर क्षेत्र है एक इसका उदाहरण है। गिरिपाद की स्थिति का उदाहरण है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो, किसी भी चीज़ का डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर आपको उस हिसाब से रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अनामलाई, इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ियाँ ये कहाँ मिलती हैं? अनाईमुड़ी में। अनामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी ये कहाँ मिलती है? अनाईमुड़ी में। ठीक है, वृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या है? नामचा बरवा। मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पूर्वी छोर पर नामचा बरवा, सबसे यहाँ पश्चिमी छोर पर क्या है? नंगा पर्वत। यही नामचा बरवा है जहाँ से अरुणाचल प्रदेश में
यू टर्न लेते हुए ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। आगे देख लेते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है, सांगपो। हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम क्या है? तो वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ठीक है, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, इन 3 समानांतर पेटियों में विभाजित है हिमालय। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किससे संबंधित है? नवीन वलयकृत पर्वत, ये नए यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक है ना, यंग फोल्ड माउंटेन है ये, वलयकृत पर्वत समूह है क्या? हिमालय पर्वत। अब अगला, अपवाह तंत्र और प्रमुख घाटियां, प्रपात एवं झीलें। देखिए, भारत और नेपाल के बीच जो सीमा बनाती है उसका नाम है काली नदी। काली नदी को उसको महाकाली भी कहते हैं। इसी वजह से पूरा विवाद उत्पन्न हुआ है, क्योंकि नदियां अपना जो है मार्ग बदलती हैं, और हम मानते हैं कि जो काली नदी है ये क्या है? बॉर्डर माना गया है। नदियों के प्रवाह के मार्ग बदलने की वजह से दिक्कत आ रही है, कभी कभी विवाद हो जाता है। काला पानी जो विवाद है वो नेपाल और भारत के बीच में, काला पानी क्षेत्र, काला पानी, ये काला पानी जो अंडमान निकोबार वाला है वो नहीं। ठीक है। पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है हुगली नदी पर। हुगली नदी पता है आपको? ये कोलकाता इसी नदी के किनारे है, हुगली नदी। कारगिल स्थित है, ये सब सुरू नदी के कारगिल जो क्षेत्र है आपको पता होना चाहिए, कारगिल लद्दाख में है। वर्तमान में लद्दाख में 2 ही जिले, हालांकि और जिले प्रस्तावित हैं, लेकिन 2028 तक बनाएंगे वो, खाली बस अनाउंस कर दिया है, क्योंकि इस लद्दाख के लोग मांग कर रहे थे अपने वहाँ उसको 6ठी अनुसूची में डालने के लिए, लेकिन तुरंत दे दिया, बोला कि 28 तक इतने जिले और बना देंगे। ठीक, कारगिल वर्तमान में कहाँ पर? लद्दाख में है, सुरू नदी के किनारे, सुरू। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली जो लूनी नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? पुष्कर घाटी। तो लूनी नदी जो है इसको माना जाता है कि ये जो है मृत नदी हो जाती है बाद में, मतलब कि समुद्र में मिलने से पहले ही खत्म हो जाती है। तो राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी, ये पुष्कर घाटी इसका उद्गम स्थल है। चिनाब नदी अंततः सिंध नदी पर मिलती कहाँ? मिठानकोट, पाकिस्तान में। चिनाब नदी बाद लास्ट में जाकर के सिंध में मिल जाती है, और किस जगह पर मिलती है? मिठानकोट में। चिनाब नदी पर ही जम्मू कश्मीर क्या बनाया गया? सलाल बांध, सलाल बांध। और एक चीज और, दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा रेलवे ब्रिज जो बनाया गया है आपको पता ही होगा, ये भी चिनाब नदी पर ही बनाया गया है। उसके अलावा अंजी खड पुल जो कि रेलवे का केबल ब्रिज है भारत में एकमात्र, ये भी कहाँ पर है? चिनाब नदी पर है। रियासी जिले में है पूरा ये, रियासी जिले में। ठीक, चिनाब नदी पर। अक्टूबर और नवंबर में के महीनों में भारी वर्षा कब कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर, यानी कि शीत ऋतु में वहाँ वर्षा होती है। कहाँ पर? कोरोमंडल तट, यानी वही के तमिलनाडु में। जो लौटता हुआ मानसून है जो वहाँ पर बारिश लेकर आता है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर। कोसी मैदान, कोसी बिहार का शोक, इसकी जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। कोसी मैदान की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 300 मीटर है। सोन और कोसी और गंगा कहाँ मिलती हैं? तो कटिहार में एक जगह है कुर्सेला, कटिहार बिहार का जिला, भी आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो कटिहार में किस तरीके से ट्रेन में चढ़ने के लिए जब नहीं दिया गया तो किस तरीके से शीशे फोड़े गए, एसी वाले डिब्बे के। तो कुर्सेला जो है ये जगह, ये जिले कटिहार जिले में पड़ता है, वहीं पर कोसी और गंगा का मिलन हुआ है। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा, आगे बताऊंगा मैं आपको। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक है। अमरकंटक में कहाँ है? अमरकंटक कहाँ है? मैकाल श्रेणी में। अमरकंटक से नर्मदा का भी उत्पन्न हुआ, ये भी याद रखना, नर्मदा, नर्मदा नदी। सोन नदी क्या है? सोन नदी देखिए गंगा से जाकर मिलती है कहाँ? बिहार के पटना में। सोन नदी ये उल्टा बहती है दक्षिण से उत्तर की तरफ। ठीक, आगे देखते हैं। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 750 किलोमीटर। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 750 किलोमीटर, और ये कहीं कहीं बहुत चौड़ी नदी, बहुत चौड़ी हो जाती है, बहुत अधिक। यहाँ तक कि अम्बुबाची मेला जो जिस मंदिर में लगता है, कामाख्या देवी, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। गुवाहाटी, गुवाहाटी शहर इसी नदी के किनारे है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ठीक है। सिक्किम में से बोलते हैं सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है
नामचा बरवा से यू टर्न लेती है, ठीक है, इसका नाम देहंग हो जाता है। फिर जैसे ये कहाँ असम में एंट्री करती है, इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, बहुत ही चौड़ी नदी। बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना दोआब, यमुना, पद्मा, मेघना और इन सब का जो दोआब है, दोआब वाला क्षेत्र है, दोआब मतलब जहाँ पर दो नदियों का संगम का जो क्षेत्र, उसके बीच का जो फर्टाइल एरिया होता है, उपजाऊ भूमि से बोलते हैं दोआब। पंजाब 5 नदियों का जो क्षेत्र होता है, जहाँ 5 नदियों का मिलन होता है, यहाँ 5 नदियाँ बहती हैं, तो पंजाब। तो दोआब की जो सागर तल से ऊंचाई है यमुना, पद्मा, मेघना की बांग्लादेश में 20 से 50 मीटर। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार कैसा है? अध्यारोपित प्रवाह है इसका। बीहड़ वहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनते थे, ठीक है ना। और नालिका प्रदन यहाँ बहुत होता है, इसी वजह से बीहड़ बन जाते थे। ये निकलती है मध्य प्रदेश के महू के पास से, महू वाला जो क्षेत्र है वहाँ से निकलती है, जोनापाव पहाड़ी से राजस्थान होते हुए फिर यूपी में एंट्री करती है चंबल नदी। और घड़ियाल के लिए बहुत फेमस है चंबल नदी, ठीक है ना, घड़ियाल, चंबल नदी डाकुओं के लिए तो फेमस थी ही, ठीक है। आगे देखते हैं, कृष्णा गोदावरी नदी विवाद है किसके बीच में? कृष्णा गोदावरी नदी विवाद है ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में, कृष्णा गोदावरी नदी विवाद। आगे देख लेते हैं, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? निकलती है नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। जबकि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? निकलती है भीमाशंकर से, भीमाशंकर महाबलेश्वर से, भीमाशंकर, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 26 जिले हैं। नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो गोदावरी जो है इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाने जाते हैं, दक्षिण गंगा। और अगर दक्षिण की गंगा बोले तो, दक्षिण की गंगा बोले तो की लग गया है, यानी कि कावेरी नदी, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा, और सिर्फ दक्षिण गंगा कौन है? गोदावरी। उथली झील कौन सी है? खारी झील को उथली झील भी कहा जाता है। बाल्टोरो हिमनद ये कहाँ पर है? काराकोरम में, बाल्टोरो हिमनद काराकोरम में है। कोसी नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? कुर्सेला में बता चुका हूँ, कटिहार में है कुर्सेला, कटिहार। किसी किसी किताब में सबसे पूर्वी जिला माना गया है बिहार का, हालांकि ये है भी, इन कहीं कहीं किशनगंज दे दिया है सबसे पूर्वी जिला। ऑप्शन के हिसाब से करना है, कटिहार किशनगंज। अगर ऑप्शन में दोनों कटिहार किशनगंज तो कटिहार करना है, अगर केवल कटिहार है तो कटिहार ही करेंगे, किशनगंज है तो कटिहार नहीं, सिर्फ किशनगंज करेंगे। किशनगंज वही जिला है बिहार में जहाँ चाय की खेती होती है। बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है? बड़ी नदी द्रोणियों में से अगर देखा जाए तो क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है? साबरमती, साबरमती जो कि अहमदाबाद इसी के किनारे, ठीक है ना, साबरमती रिवर फ्रंट यही है, ठीक है ना, यहीं पे साबरमती आश्रम था, याद रखना चाहिए। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? वेनगंगा। गोदावरी बता चुका हूँ आप लोगों को, ये निकलती कहाँ? नासिक से, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ये गोदावरी नदी, गोदावरी। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, और दक्षिण की गंगा पूछे तो बोले तो कावेरी। देख लेते हैं आगे, पुलिकट झील ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है, 2 राज्यों में फैला हुआ है ये। यहीं पर श्रीहरिकोटा है, श्रीहरिकोटा में क्या है? यहीं से स्पेस जो अंतरिक्ष स्पेस सैटेलाइट है यहीं से लॉन्च होते हैं, ठीक है। पुलिकट झील, हरिके, हरिके ये पंजाब में है, यहीं से हरिके से ही क्या निकाला गया है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, भारत की सबसे लंबी नदी, इस चीज़ को भी याद रखना है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर, हरिके बराज, पंजाब, पंजाब भारत का जो ये राज्य है, राजधानी इसकी चंडीगढ़ है, और वर्तमान में यहाँ पर 23 जिले हैं, ठीक है, 23 जिले हैं पंजाब। नल सरोवर, नल सरोवर कहाँ पर? ये गुजरात में है, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, सॉरी गुजरात की राजधानी गांधीनगर और हाईकोर्ट अहमदाबाद, ठीक है। वर्तमान में 33 जिले थे, 31वां जिला, एक और जिला बनने जा रहा है, उसका नाम है वाव थराड, वाव थराड ये बनने जा रहा है 34वां जिला, ठीक है। तो फिर आगे देख लेते हैं, वह उपनदी जो गंगा नदी में का भाग है, नदी घाटी का भाग है, उसका नाम है उत्तरी कोयल, नॉर्थ कोयल नदी। ये गंगा नदी घाटी का भाग है, उत्तरी कोयल, नॉर्थ कोयल। वह नदी जो गुजरात की आश कहलाती है, गुजरात की आश कौन है? नर्मदा, मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से, ठीक है। तो ये जाती है
अरब सागर मिल जाती है। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली जो नदी है यही है नर्मदा, माही, साबरमती, तापी। ये नदियां ऐसी हैं जो क्या है पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही हैं, अरब सागर मिल रही, ज्वार नद मुख बना रही हैं, ज्वार नद मुख बना रही हैं, जबकि ये नदियां ऐसी हैं। ठीक है। वह नदी तंत्र जो सर्वाधिक पुराना है, तो इंडो ब्रह्मटिक जो नदी है क्या सर्वाधिक पुराना नदी तंत्र है, इंडो ब्रह्मटिक। आगे देख लेते हैं कावेरी नदी वही कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और लंबाई इसकी 802 किलोमीटर है। दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा बोले तो गोदावरी, दक्षिण की गंगा बोले तो कावेरी। ठीक है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। वह नदी जिस पर सिर्फ समुद्रम जलप्रपात, कावेरी पर ही, दक्षिण की गंगा, ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक, शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है किस पर, कावेरी पर। सोन, नर्मदा, महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है। देखिए तीनों का, सोन का, नर्मदा का और इनका, तीनों का जो उत्पत्ति स्थल है अमरकंटक है मध्य प्रदेश में। मैकाल श्रेणी में आता है कि एक किस श्रेणी में है, तीनों मैकाल श्रेणी में है। ये आपके अमरकंटक मैकाल श्रेणी में है। आगे देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण जो प्रवाहित नदियों का क्रम है वो कौन कौन सा, गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। उत्तर दक्षिण गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र क्या है, गंगा नदी तंत्र है। विस्तृत क्षेत्र क्षेत्रफल का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र के मामले में गंगा नदी तंत्र। पुनपुन, सोन, फल्गु, सकरी नदियां, ये पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम क्या है, पूछा है। सबसे पश्चिम से पूर्व मतलब कि ऐसे, तो सोन, फिर पुनपुन, फल्गु गया नदी, गया के किनारे है, और सकरी इस तरीके से रहेगा। तो सबसे पश्चिम में सोन, फिर पुनपुन, फिर फल्गु, फिर सकरी। वह नदी जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है उसका नाम क्या है, पुनपुन। फतुहा में के पास गंगा मिलती है पुनपुन नदी। अलकनंदा में भागीरथी, BAD, ठीक है ना, भागीरथी अलकनंदा मिलकर क्या बनाती है, देवप्रयाग, ठीक है ना। ये कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, और गंगा नदी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अलकनंदा और भागीरथी ये आपका देवप्रयाग में मिलती हैं और वहाँ संगम होता है, तब यहाँ वहीं से गंगा नदी बन जाती है। ठीक है, आगे गंगा नदी के नाम से आगे जाती है वो दोनों मिल करके, कहाँ, देवप्रयाग में। वह नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को, हाँ यरलुंग जंगबो, इसी को सांगपो भी कहते हैं, यरलुंग सांगपो या जांगपो। यरलुंग सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा से यूटर्न लेकर एंट्री करती है, वहाँ पे इसका नाम दिहांग हो जाता है। ठीक है ना। फिर असम में एंट्री करते ही क्या इसका नाम बढ़ जाएगा, ब्रह्मपुत्र। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं, हिमालय काटकर बहकर आने वाली नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, यानी हिमालय पार से आती हैं, ट्रांस हिमालयन रिवर्स है ये, ट्रांस हिमालयन रिवर्स। ठीक है, हिमालय पार वाली नदियाँ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सतलज वहाँ राजस्थान से आती है, ब्रह्मपुत्र आपका चौमा युंगडुंग ग्लेशियर से आती है। ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस नदी, मानस के नाम से नेशनल पार्क भी है असम में। तो ब्रह्मपुत्र की उपनदी है, ये भूटान से होते हुए फिर कहाँ आएगी, असम में आती है। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, ये कोसी नदी का है। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किस नदी का है, कोसी नदी का है। बिहार का अशोक भी कहते हैं इसे। कुर्सेला जो कटिहार में, वहाँ गंगा से मिलती है। वह नदी जो भ्रंश द्रोणी फॉल्ट ट्रफ से होकर बहती है उसका नाम है नर्मदा। भ्रंश द्रोणी से होकर जो बहती है उसका नाम क्या है, नर्मदा। वह नदी जो भ्रंश द्रोणी फॉल्ट ट्रफ से होकर बहती है उसका नाम नर्मदा। पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर आकर बहने वाली नदी नर्मदा। ठीक है, गुजरात की आस कहा जाता है इसे, और नर्मदा नाम से जिला भी है गुजरात में। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ, भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ ये इसका प्रवाह निर्धारित है। फिर पश्चिम की ओर वेस्ट प्रवाहित कर हुई नदियाँ कौन सी, नर्मदा एवं ताप्ती। मैंने आपसे कहा पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई नदियाँ नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। ठीक है,
ज्वार नदमुख बनाती है। ताप्ती और राप्ती दोनों अलग है। राप्ती गोरखपुर में, ठीक है। ताप्ती ये सूरत, इसी के किनारे है ताप्ती। मुलतई नामक क्षेत्र से निकलती है ये ताप्ती, ठीक है। मध्य प्रदेश हल्का सा महाराष्ट्र के बॉर्डर को टच करते हुए गुजरात में एंट्री कर जाती है, सूरत के पास पहुंचती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत क्या है? वह ब्रह्मपुत्र। वहीं से मानसरोवर झील के पास से ही आसपास ब्रह्मपुत्र से, चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से, सतलज राकेशताल से, मानसरोवर झील से, सतलज, ठीक है ना। इस तरीके से मानसरोवर की यात्रा भी की जाती है। यह आपका तिब्बत चाइना में है। दामोदर नदी निकलती है, इसे बंगाल का शोक कहते हैं। छोटानागपुर के पठार से निकलती है। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी, सहायक नदियां किसकी हैं? गोदावरी नदी की। तो दंडकारण्य कौन सा क्षेत्र है? जो भगवान राम गमन का पथ है वो माना जाता है दंडकारण्य क्षेत्र। तो ये छत्तीसगढ़ में भी है। तो इंद्रावती, सबरी, सहायक नदियां किसकी है? गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी यानी कि दक्षिण गंगा। जुआरी नदी प्रवाहित होती है गोवा राज्य में, जुआरी नदी। उसके अलावा मांडवी या मंडवी, ठीक है, वो गोवा राज्य में प्रवाहित होती है। आगे देख लेते हैं मानसून एवं वर्षा। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या? लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, बता चुका हूं। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होंगे? 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु कैसी है? C2। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार, याद रखना, थॉर्नवेट जैसे आपने कोपेन का देखा था, कोपेन की योजना, उसी प्रकार से थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु कैसी है? C2, ठीक, पूर्वी बिहार। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान कौन कौन से हैं? तो भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल शीतकाल में वर्षा की बात हो रही है, अक्टूबर नवंबर में, वहां नवंबर से बारिश होगी। कोरोमंडल तट तमिलनाडु वाला। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत है पश्चिमी विक्षोभ। भाई अगर ठंडी में उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में बारिश अगर हो रही है तो कैसे होती है? पश्चिम विक्षोभ होती है, उसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये कहाँ से आती है? ये आती है भूमध्य सागर से होते हुए इस तरफ आती है, ठीक है। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा का होती ग्रीष्मकालीन चक्रवात में। दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, अभी आप ऊपर पढ़ करके आए। ये जो दंडकारण्य वाला क्षेत्र है, इंद्रावती, सबरी, सहायक नदी जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये दंडकारण्य क्षेत्र खासकर छत्तीसगढ़ में है, दंडकारण्य वाला क्षेत्र। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु प्रदेश, देखिए अभी आपने थॉर्नवेट के हिसाब से पढ़ा C2 होता है, इन कोपेन के हिसाब से क्या है? उत्तर बिहार की जो जलवायु प्रदर्शित की CWG से, वो पूर्वी बिहार के लिए था C2, ये उत्तर बिहार के लिए था कोपेन के अनुसार CWG। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है, इसलिए क्योंकि उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। शिमला ज्यादा ऊंचाई पे है, तो अमृतसर और शिमला जो अक्षांश तो उनका एक ही है लगभग, लेकिन जलवायु में भिन्नता है क्योंकि ऊंचाई में भिन्नता है, इसी वजह से। जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पे। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। भारतीय मानसून जो होता है इसमें मानसून आपको पता है अरबी शब्द मौसम से आया है, अरबी शब्द मौसम से आया है, ठीक है। और भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण क्या है कि सब स्थल और समुद्री का विधि तापन जो डिफरेंस है इसलिए अलग अलग है। भारत में शक्तिशाली एल नीनो, ये किसका कारण है? देखिए एल नीनो की वजह से क्या होता है? सूखा हो जाता है एल नीनो, ठीक। एल नीनो, ला नीना, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन बताइए, आपको तो बताया जाएगा डिटेल में कहाँ बताया जा रहा है डिटेलिंग। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग 5 जून को। भारतीय मानसून सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से होगा? केरल से होगा। सबसे पहले केरल में दस्तक देगा मानसून। मानसून अरबी भाषा के शब्द मौसम से आया है। अब आते हैं चैप्टर 5 वन क्षेत्र। किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, याद रखना इसको, सदाबहार। तो ये पश्चिमी घाट हो गया, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यही सबसे अधिक क्या है? जैव विविधता भी है। कहाँ पर? इसी सब ठिकानों में जहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कौन से है? मिजोरम में।
प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है? मिजोरम में। वैसे वन क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में। भारत में वह राज्य जिसका सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है तो मध्य प्रदेश। राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। जिले कितने हैं? 55। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है नीलगिरी पहाड़ियों में। नीलगिरी वही जहाँ पर पश्चिम घाट पूर्वी घाट आके मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेट्टा। और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा। ऑप्शन में अगर वो नहीं हो तो क्या? महेंद्रगिरी। आगे देख लेते हैं। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक वनों के अंतर्गत, सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश। देखिए इसका राजधानी ईटानगर। ईटानगर, ठीक है। इसका हाईकोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी में। हाईकोर्ट गुवाहाटी में। चलिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर है? शिलोंग के पठार में, सह्याद्री में। सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट की चोटी। मानसून वन छोटा नागपुर और पठार शिवालिक। शीतोष्ण वन आपका पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में, नीलगिरी में। कच्छ और मैंग्रोव, ये कच्छ जो होते हैं ये मैंग्रोव वन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल और तराई में। कच्छ आपको पता ही है गुजरात में है, ठीक है। मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में भी कहाँ? सुंदरबन में। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ पर है? ये देखिए 21.7% वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार है, ठीक है ना। यहाँ पे ये पूछा गया है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो देखिए पूरा वन क्षेत्र कितना है? 24 कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब उसने पूछा कि इसमें से वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये कितना है? 21.7%। लेकिन लेटेस्ट क्या है? 24.6%, ठीक है ना। तो आपको इसको अपडेट कर लेना है जो लेटेस्ट आया उसके हिसाब से भी। सुंदरबन क्षेत्र कहाँ पर है? ये सघन मैंग्रोव वन है और इस यहाँ पर इस पेड़ को सुंदरी वृक्ष कहा जाता है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? सुंदरबन। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ये सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में है। इसका कुछ हिस्सा जो है, अधिकांश काफी कुछ हिस्सा इसका बांग्लादेश में भी है। बांग्लादेश, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा क्षेत्र है ये सुंदरबन। वन क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो गंगा डेल्टा से के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहता है? सुंदरबन। सुंदरी पेड़ बता चुका हूँ। वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण क्या है? बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास हो रहा है, कृषिगत फैलाव हो रहा है, चराई और जलाने की लकड़ी का भी एक कारण ये भी है। भारत में सर्वाधिक सागौन के जंगल पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल और जिले 55। पेज नंबर 53 तक हमने कर लिया है। घास के मैदान, झाड़ जंगाड़ वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है। अवर्गीकृत वन, ये जो अवर्गीकृत वन है इसमें घास के मैदान भी आ सकते हैं, झाड़ जंगाड़ भी आ सकते हैं, वन बंजर भूमि सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के लिए से संबंधित है, ये अवर्गीकृत वन कहते हैं इसे। मैंग्रोव वनों की विशेषता क्या है? दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल होता है, इसका आदर्श आवास होता है। पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी हुई होती है, ठीक है। पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी हुई होती हैं और श्वसनीय जड़ इसकी होती है। श्वसनीय जड़ साइंस का पोर्शन है, श्वसनीय जड़ होता है इसमें, इसको न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं। अगला चैप्टर है प्राकृतिक आपदाएं। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? धुआंरे या वातिमुख। ज्वालामुखी क्रिया जो होती है उसका अंतिम प्रतीक है धुआंरे, इसको वातिमुख भी कहते हैं। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? वन रोपण। बाढ़ रोकना सबसे उत्तम विधि वन रोपण। फलों एवं सब्जियों की खेती कहाँ कहलाती है? क्या? बागवानी कहते हैं इसे। तो फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है बागवानी। बादल फटना ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज़्यादा होता है, ठीक। बाढ़ ये उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में पाया जाता है, खासकर की उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा नहीं पाया जाता, बिहार में कोसी वाले क्षेत्र में। भूकंप आपका हिमालय का गिरिपथ क्षेत्र। सूखा जो है मध्य पूर्वी भारत में, और चक्रवात ये झारखंड की एवं उत्तरी उड़ीसा में ज़्यादा, खासकर कटक वाले एरिया में। कटक जहाँ पर बाराबाती स्टेडियम है, क्रिकेट यहाँ खेला जाता है। चैप्टर 7 देख लेते हैं, चट्टान व शैल व मृदा। देखिए गंगा का मैदान जो होता है वो जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है, ठीक है। मृदा का पलबार करना क्या है?
देखिए, मृदा का पलवार का मतलब होता है कि खरपतवार को बढ़ने से रोकने से बचाना। मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से मृदा की नमी को बनाए रखने से यही क्या है, पलवार करना होता है। मृदा का पलवार करना, ठीक है। काली मिट्टी पाई जाती है कर्नाटक, गुजरात में, महाराष्ट्र में पाई जाती है। कपास के लिए बहुत उच्चतम है। इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी, ठीक है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र, बाड़िंद का मैदान, जो इसे ये कहाँ पर है? प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र से बोलते हैं बाड़िंद का मैदान। ये कहाँ पर है? तो कोसी, महानंदा और संकोच नदी के मध्य। जो किशनगंज है वो महानंदा नदी के किनारे है, ठीक है। तो कोसी, महानंदा तथा संकोच नदी के मध्य का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं बाड़िंद का मैदान। ये प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी वृहद क्षेत्र पाई जाती है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में देखा, महाराष्ट्र गुजरात में ज़्यादा, और इसे वो रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी। वह प्रदेश जहाँ क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश में। और करेवा, यस, जो होती है, जो जाफरान क्या भैया? केसर का एक स्थानीय प्रकार है जम्मू कश्मीर का, के उत्पादन के लिए उपयोगी है। वो क्या है, कहाँ है? कश्मीर, हिमालय में। तो कश्मीर में एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसे बोलते हैं करेवा। ये करेवा किसके लिए महत्वपूर्ण है? करेवा जाफरान, जो कि केसर की एक स्थानीय प्रकार है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। करेवा में ही जाफरान की खेती होती है, यानी केसर की खेती होती है। केसर जो कि बहुत महंगा मसाला उत्पाद है, और भारत में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? कश्मीर में। और पूरी दुनिया में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कौन करता है? उसका नाम है ईरान, ठीक है। केसर का खाया क्या कौन सा भाग खाया जाता है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जो पोर्शन होता है उसको वही खाया जाता है, ठीक है, वही खाने वाला पोर्शन है। तो केसर, और केसर में भी जो जम्मू कश्मीर का जो केसर वैरायटी को क्या बोलते हैं? जाफरान बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी कैसी है? जलोढ़ मिट्टी। दुमटी या लोम मिट्टी में मिट्टी का जो दुमटी या लोम मिट्टी का क्या क्या पोर्शन पाया जाता है? बलुई मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी भी होती है, और कुछ अंशु कण भी पाए जाते हैं इसमें। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी, क्लेई सॉइल में। कीशिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली कहाँ होती है? चिकनी मिट्टी में। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज कर देगा रेगुड़ मिट्टी डील करके। महाराष्ट्र, गुजरात, कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। देखिए, पुरानी है तो बांगर, नई है तो खादर, ठीक है ना। पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर, और नई कछारी मिट्टी क्या कहलाएगी? खादर कहलाएगी। गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी? 6000 मीटर तक होती है। जलोढ़ मृदा की गहराई जो होती है भूमि सतह से लगभग 6000 मीटर तक होती है। भारत एक काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है कपास के लिए। काली मिट्टी यानी रेगुड़, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। धूसर और भूगरी जमीन अधिकतम पाई जाती है राजस्थान और गुजरात में। धूसर और भूरी जमीन कहाँ पाई जाती है? अधिकतम राजस्थान और गुजरात में। चैप्टर 8, इसे सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। भारत का भूगोल ये चल रहा था, और उसमें एक पहला वीडियो हो गया है, एक वीडियो और आ जाएगा भारत का भूगोल में, उसके बाद खत्म। थैंक यू।